हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड जो हायर एजुकेशन होता है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जो रैंकिंग के रूप में हम जानते हैं। तो इस जब रैंकिंग ये जारी किया जाता है तो ऐसे समय में जो विशेषज्ञ होते हैं वो सवाल खड़ा करते हैं, विपक्ष भी सवाल खड़ा करती है। तो ऐसे में जो हाल ही में ये जारी किया गया है इसमें हम बात करेंगे। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि क्या स्थिति है भारत के जो हायर एजुकेशन होता है, कहाँ पे सरकार इतना पैसा खर्च करती है, फिर भी ऐसी समस्याएं हर साल ये रैंकिंग में सबसे गड़बड़ स्थिति होती है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। और यह इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, हर बार ज़रूर कुछ नए प्रश्न उठते हैं, किसी नए टॉपिक पर ज़रूर विवाद हो जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी ज़रूर होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बों के कॉलेजों में स्नातक विषयों में एडमिशन के लिए अभियान चलाना पड़ता है कि आइए हमारे इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, जबकि जेएनयू में एक सीट के लिए करीब 36 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहता है। प्रतिवर्षीय औसत लिया गया। आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में 99% अंक के साथ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड भी देखा जाता है, लेकिन देश के अन्य संस्थानों में बगैर पात्रता परीक्षण के ही मैनेजमेंट की डिग्रियां मिल रही हैं। ये उदाहरण इस तथ्य को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के लिए किस तरह दो प्रकार की नीतियों का निर्माण हमने पिछले 70 वर्षों से कर रखा है। बीएचयू, जेएनयू, जामिया मिलिया, जाधवपुर, हैदराबाद, मणिपाल और कोलकाता विश्वविद्यालय, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम, सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज और प्रेसिडेंसी जैसे कॉलेजों में एक ही समानता है कि ये संस्थान दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में बने हुए हैं और आम नागरिक इन्हें एलिट अर्थात अभिजन के रूप में मानता है कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ जो पैसे वाले होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन, वही इन कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। लगभग इसी तरह से आईआईटीज़, आईआईएम और राष्ट्रीय महत्व के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का भी एक एलिट पर कोटा कायम हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में जारी इन संस्थानों की ताज़ा रैंकिंग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों का एक भी उच्च शिक्षण संस्थान इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है इन राज्यों के लिए। एक संयोग ही है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी संस्थान अपनी गुणवत्ता और नवाचार के प्रतिमान स्थापित कर इस रैंकिंग में हर वर्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं और अच्छे स्थान पर अपने कॉलेज को लाते हैं। और यह सच भी है कि जब यही आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है, जैसे टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, ऐसे जब आंकड़े जारी किए जाते हैं तो हमारे यही संस्थान टॉप 200 में नहीं आते, चाहे वो जेएनयू की बात कर लिया, बीएचयू की बात कर लिया या कोई भी आईआईटी कॉलेज की बात कर लिया जाए। इस ताज़ा रैंकिंग के नतीजे कुछ साधारण सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्या भारत में उच्च शिक्षा के मौजूदा ढांचे में एक नया वर्ग खड़ा कर दिया है, जिसमें आम गरीब एवं निम्न मध्यवर्गीय स्तर के लिए कोई जगह नहीं है। केंद्र की सरकारें कुछ संस्थानों को चमकाकर उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों से अपनी भूमिका को चतुराई से समेटती रही हैं। वर्ष 1976 में शिक्षा के समवर्ती सूची में आते ही राज्यों ने भी उच्च शिक्षा से अपने हाथ पीछे खींच लिए। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिन पर आप सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो जेएनयू का हो या किसी भी आईआईटी कॉलेज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, सभी का मैं यहाँ पे सीट के बारे में बात करूँगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो जैसे बात किया जाए तो जो 16 आपके आईआईटी कॉलेज हैं देश भर में, उसमें टोटल सीटों के बारे में बात किया जाए तो 12,362। ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपको इसमें काम लगेगा। तो 16 आईआईटीज़ में 12,362 सीट हैं। आईआईएम जो हैदराबाद में है उसमें अकेले ही 13,265 सीट है। बीएचयू में 12,000 सीट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 62,000 सीट है, जेएनयू में लगभग 2,600 सीटें हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इन सभी को मिलाकर सभी टॉप रैंकिंग वाले संस्थान की उपलब्ध सीटों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 3 लाख के आसपास आएगा, जो हायर एजुकेशन की बात किया है। जबकि देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराने वाले छात्रों की संख्या करीब 4 करोड़ है और सीटों की संख्या कितनी है? सिर्फ 3 लाख है। अर्थात जिस चमकदार भारत की चर्चा होती है उसका अनुपात कुल नामांकित आंकड़ों का लगभग 10% भी नहीं आता है। भारतीय प्रधानमंत्री का एक नारा है,
सबका साथ सबका विकास और दूसरा नारा है टीम इंडिया। की बात हर तरह से होती है, हर नेता ऐसी बात करता है, लेकिन मौजूदा सरकार के 6 साल में अगर पिछले 6 सालों के कार्यों को देखा जाए, यूजीसी जो आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फंडिंग के बारे में बात किया जाए तो पैटर्न में आज भी बदलाव नहीं आया। पिछले जैसे 6 साल पहले जो होता था, जिस प्रकार से फंडिंग की जाती थी, आज भी वैसे ही होता है। तो किस प्रकार होता है ये आप समझिए। यह अपने पूरे बजट का यूजीसी को जितना केंद्र सरकार पैसा देती है कि आप यहाँ पे खर्च करिए, उसका 65% जो पैसा होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय और 35% राज्यों के विश्वविद्यालय पर आज भी खर्च होता है। देश के कुल 993 विश्वविद्यालयों में से ये भी आपको पता होना चाहिए कि देश में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो लगभग आप 1000 मानेंगे, लेकिन एक्यूरेट जो डाटा है वो 993 विश्वविद्यालय। इस 993 में से 49 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 412 राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, और बाकी जो आपके बचते हैं जैसे 356 निजी और शेष डीम्ड यूनिवर्सिटी इस सूची में शामिल हैं। सवाल फिर उसी भेदभावपूर्ण नीयत का है जो राज्य और केंद्र के बीच नागरिकों को बांटती है। यह भी एक तथ्य है कि राज्य अपने नागरिकों को नकली अस्मिता के जाल में फंसाते रहे हैं। राज्यों की राजकीय व्यवस्था उच्च शिक्षा के मामले में बुरी तरह से फैल रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कुछ केंद्रीय संस्थानों के जरिए ही आत्मनिर्भर भारत, जो इस तरह से बात किया जा रहा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और स्किल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी मिशन क्या पूरे हो पाएंगे, जब इतनी गड़बड़ियाँ इस तरह से देश में जो हायर एजुकेशन है उसमें पहले ही व्याप्त हुई है। देश के 39,931 कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 4 करोड़ बच्चों को हुनरमंद या शोध प्रवीण बनाए बिना भारत की स्थिति प्रेरक नहीं बनाई जा सकती। रिसर्च फर्म नैसकॉम और मैकेंजी का कहना है कि भारत के 10 मानविकी स्नातकों में से मात्र एक ही रोजगार योग्य होता है जहां से बच्चे पढ़ने के बाद अपने आप का रोजगार कर सकते हैं। एसोमैच के एक अध्ययन में बताया गया कि करीब 1500 नए विश्वविद्यालय शुरू करने की आवश्यकता है भारत देश में, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा उच्च शिक्षा देने वाला सेक्टर है या देश के रूप में मान सकते हैं। वहीं भारतीय आरबीआई के अनुसार प्रति वर्ष करीब 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे युवा विदेशों में जाकर डिग्रियां हासिल करते हैं, चाहे वो अमेरिका में जाते हों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलग अलग देशों में जाते हैं। तो इस तरह से प्रति वर्ष 43,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पर भारत के लोग विदेशों में खर्च करते हैं। वर्ष 2024 तक ऐसे छात्रों की संख्या 4 लाख और खर्च जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस समय अगर बात किया जाए तो भारत के कितने छात्र विदेशों में पढ़ते हैं, तो करीब आपको 2 लाख मिल जाएंगे। तो आने वाले 2024 में अर्थात 4 सालों में ये 2 गुना हो जाएगा, और जो खर्च अभी 43,000 करोड़ रुपए है ये आगे 2 गुना से भी अधिक हो जाएगा। एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि जितना धन हम देश भर में उच्च शिक्षा पर लगाते हैं उससे अधिक तो विदेशों में हमारे धनी परिवार गंवा रहे हैं। अब ये कैसे, तो यहाँ पे हम बजट से तुलना करेंगे तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय बजट 2020 और 21 के अनुसार जो सेशन होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसके अनुसार तुलना किया जाए तो देश के पूरे बजट का 99,300 करोड़ रुपए लगभग, जैसे 312 यहाँ पे दिया है तो आप उसे 300 ही मानिएगा, तो 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए सरकार ने खर्च किया है इस वित्तीय वर्ष में। और इसमें से हायर एजुकेशन के लिए 39,466 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ये ग्राफ लगाया गया है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल जो बजट है वो 99,312 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन पे जो खर्च किया गया है वो 39,466, अर्थात देश में ही 2 वर्गों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। पहले वर्ग के वे लोग हैं जिन्हें सरकार सामाजिक न्याय के बहाने पढ़ाना चाहती है, और दूसरा वर्ग वह जो महंगे विदेशी संस्थानों का खर्च वहन कर पाने में सक्षम है। अगर देखा जाए तो विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या देश में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का 1% भी नहीं है। जैसे जिस प्रकार से मैंने बताया कि विदेशों में अगर आप देखेंगे तो करीब सिर्फ 2 लाख भारतीय छात्र हैं जो विदेशों में अलग अलग देशों में पढ़ते हैं, वहीं भारत में पढ़ने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। तो ऐसे में आप परसेंटेज निकालेंगे तो 1% भी नहीं आ रहा। स्वयं केंद्र सरकार का भी मानना है कि वर्ष 2030 तक कॉलेजों में 30 करोड़ एडमिशन होगा। ऐसी स्थिति में हमारी बुनियादी संरचना क्या इस भार को सहन कर पाएगी, जिस अनुसार यहाँ पे एजुकेशन पर इतना कम खर्च किया जाता है। सरकार की रैंकिंग में भले ही केंद्रीय संस्थानों का दबदबा हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई बहुत ही अच्छी नहीं है। चाहे वो जेएनयू की बात कर लिया, देखते हैं कि हमेशा प्रोटेस्ट होता है,
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बीते लोकसभा सत्र में स्वीकार किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो स्वीकृत होते हैं टीचरों के पद होते हैं 18,243 शिक्षकी पदों में से 6,688 व गैर शैक्षिक के 34,928 पदों में से 12,323 पद आज भी खाली पड़े हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने माना है। इसी प्रकार राज्यों के विश्वविद्यालयों में औसतन 45% शिक्षकी पदों पर कोई भी टीचर आज काम नहीं कर रहा है। कुलपतियों के पद राज्य सरकारों के रहमो करम पर निर्भर रहता है और सरकार बदलते ही राज्यों में कुलपतियों की इस्तीफे शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक और अफसरशाही की जकड़न में फंसे हुए राज्यों के विश्वविद्यालय ठोस परिणामोन्मुखी कार्य योजना और दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर पटरी पर नहीं आ सकते। जब तक राज्यों के विश्वविद्यालय उन्नत और गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे, उच्च शिक्षा का मौजूदा जो भेदभावजनक बना हुआ है वह चरित्र भारत में एक तरह के वर्गीय अलगाव को बढ़ाता रहेगा। राष्ट्रीय पर्यायन एवं मूल्यांकन परिषद के अनुसार 65% विश्वविद्यालय और 80% कॉलेज इसके मानदंड पर खरे नहीं उतरे। तो जाहिर है कि सबका साथ सबका विकास तभी सार्थक होगा जब उच्च शिक्षा का एक समावेशी ढांचा देश के अंदर आम सहमति से विकसित होगा। सभी को समान अधिकार और जो सरकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी को एजुकेशन के सेक्टर में अधिक से अधिक धन खर्च करना होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है या किसके कारण से ऐसे जो भारत के यूनिवर्सिटी हैं टॉप 100 टॉप 200 में नहीं आते, कि क्या कारण है। हाल ही में देश भर के विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध कार्यों की समीक्षा में करीब 80% शोध कार्यों को जन उपयोगी न पाया जाना शोध की असलियत व्यक्त करता है। देश के लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों पर अनेक शोध कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जैसी संस्थाएं प्रतिवर्ष लाखों रुपए अनुदान देती है ताकि देश में जनोपयोगी शोध के निष्कर्ष सामने आ सके और देश के साथ साथ पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल सके। लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, ये आप सभी को पता है, और संविधान द्वारा प्रदान अन्य अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण आपका एजुकेशन ही है। हर तरह से बात किया गया, मौलिक अधिकार में भी बात किया गया है, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें बात किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी एजुकेशन को लेकर बात किया गया है। किसी भी देश की आधारशिला शिक्षा के मजबूत शीर्ष स्तंभों पर टिकी होती है और यही उसके सर्वांगीण विकास के मूल में है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रत्येक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना है। इसे हासिल किए बगैर न तो वह सार्वभौमिक रूप से विकास के मानदंडों पर खरा उतर सकता और ना ही वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो भी देश दुनिया में विकसित देश हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या जिस पर सबसे अधिक सरकार फोकस करती है वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन सेक्टर। विडंबना ये है कि विकास की धुरी रही शिक्षा आज देश में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। भारत देश आज हायर एजुकेशन संस्थानों और टीचरों की भारी कमी झेल रहा है। शिक्षा और शैक्षिक व्यवस्थाएं पर भारी संकट है। नए शोध संस्थानों और शोध के नए क्षेत्रों में अनुसंधान लगभग बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में शोध का लगातार गिरता स्तर सोचने पर बाध्य करता है। आज यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में पुराने और घिसे पीटे विषयों पर शोध कार्य कराया जाता है, जिससे न तो शोध करने वाले कोई विशेष रुचि लेता है और न ही जो शोध कराने वाले टीचर होते हैं। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय छात्रों का तेजी से पलायन हो रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले देश में प्रतिभाएं गुणवत्तापूर्ण शोध निष्कर्ष दे पाने में असमर्थ हो तो यह हैरानी की बात है। शिक्षा के उच्च संस्थानों की जर्जरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के 70% से भी ज़्यादा कॉलेज गुणवत्ता के मानकों पर फेल साबित हुए हैं। एक तरफ शोध करने वाले छात्र शोध के नाम पर बड़ी बड़ी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो दूसरी ओर शोध के शिक्षक जो तय किए जाते हैं वो तय कार्यों की अनदेखी कर व्यक्तिगत कार्यों के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे शोध कार्यों का क्या महत्व जो मानव समाज के लिए और आर्थिक विकास में सहायक न बन सके। इससे केवल जनशक्ति, समय व धन की बर्बादी ही होती है और पिछले 70 सालों से यही हो रहा है। अनुसंधान ऐसा हो जो आर्थिक रूप से मजबूती देने के साथ साथ बहुआयामी व जनोपयोगी भी हो। हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, चाहे वो राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए। इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है
कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की राह में आगे जाने में इसका व्यापक योगदान होगा, क्योंकि एजुकेशन ही वह माध्यम है जो किसी भी देश को कहीं पर भी ले जा सकता है, ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, अगर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। और अगर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छा देश हो वह आगे आने वाले समय में ज़रूर गर्त में गिर जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस टॉपिक का नाम है कब खुलेगी सरकार की आँख, क्योंकि ये रैंकिंग तो हर साल जारी होता है, देश के माध्यम से भी जारी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वही कमियां जो वर्षों से बनी आ रही थी आज भी वही कमियां देश में बनी हुई हैं। तो ऐसे में कब सुधार होगा, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस सेक्टर में कहाँ पे कमियां हैं, उसमें सुधार होने के लिए क्या उपाय सरकार को करना चाहिए, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे पता चले कि कहाँ पे हायर एजुकेशन और जो लोअर एजुकेशन होते हैं वहाँ पे कमियाँ रह गई है। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।